बिल्कुल सही पढ़ा है आपने। जो भी आपके सामने लिखा हुआ है बिल्कुल सही आंकड़ा है। 2025 में जो बैंकिंग एग्जामिनेशंस हुए उनमें 40,000 से ज्यादा वैकेंसीज आई थी। मैं मेजरली 6 बैंकिंग एग्जामिनेशंस की बात कर रहा हूं। एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क। सिर्फ ये 6 मेजर बैंकिंग एग्जामिनेशंस अगर हम कंसिडर करें तो 2025 में इन 6 बैंकिंग एग्जामिनेशन में 39,900 समथिंग वैकेंसीज सिर्फ इन 6 एग्जामिनेशंस में थी। अब इन 6 एग्जामिनेशन के अलावा कुछ इंश्योरेंस सेक्टर की एग्जामिनेशंस निकली, हाँ उनकी वैकेंसीज ऐड कर दो। फिर कुछ छोटे मोटे बैंक्स के एग्जामिनेशंस निकलते हैं, फिर कुछ कोऑपरेटिव बैंक के एग्जामिनेशंस निकलते हैं। तो ऐसी सारी छोटी बड़ी वैकेंसीज ऐड अगर मैं कर दूं तो यही आंकड़ा 45,000 तक पहुंच जाता है। ये 2025 की कहानी थी। 2024 में भी 40 से 50,000 के बीच में वैकेंसीज, 2023 में भी 40 से 50,000 के बीच में वैकेंसीज, 2022 में भी सेम ट्रेंड। यानी अब तक बैंकिंग सेक्टर में अगर देखा जाए तो यह ट्रेंड बरकरार है। हर साल कहीं ना कहीं 40,000 के आसपास वैकेंसीज आ रही है। अब अगर आप अपने करियर को एक नई दिशा देने की सोच रहे हो, आप या तो ग्रेजुएशन कर रहे हो या ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, तो आप ये वीडियो ध्यान से सुनना, समझना। शायद ये वीडियो आपके करियर को एक नई दिशा देने के लिए काम आए। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं बैंकिंग सेक्टर के एग्जामिनेशंस की। हाँ, तो सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं, बैंकिंग सेक्टर के जो एग्जामिनेशंस होते हैं वो आईबीपीएस ये बॉडी कंडक्ट कराती है। हाँ, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस इन पोस्ट के लिए जो एग्जामिनेशंस होते हैं वो यूपीएससी बॉडी कंडक्ट कराती है। वैसे बैंकिंग के सारे एग्जामिनेशन जितने मैंने नाम लिए वो सारे आईबीपीएस ये बॉडी कंडक्ट कराती है। और आईबीपीएस की सबसे खूबसूरत बात क्या है पता है? वो एक साल में कौन कौन सा एग्जामिनेशन कौन कौन सी तारीख को लेने वाला है वो अपना कैलेंडर में बता देता है। आईबीपीएस 15 जनवरी को कैलेंडर अनाउंस कर देता है। 15 को नहीं हुआ तो 16 जनवरी को होता है, ये आमतौर पर ट्रेंड देखा गया है। तो ये जो कैलेंडर है 15 या 16 जनवरी को हमें देखने को मिलता है। अभी तक सिर्फ 1 या 2 बार 16 जनवरी को आया, नहीं तो अभी तक मैक्सिमम टाइम 15 जनवरी को कैलेंडर आ जाता है, जिसमें हमें यह देखने को मिलता है कि उस साल की कौन सी एग्जामिनेशन कौन से तारीख को होगी। यानी 15 जनवरी को हमें क्लियर होगा अगले साल के एग्जामिनेशन कौन कौन से तारीख पर होने वाले हैं। आईबीपीएस पीओ कब होगा, आईबीपीएस क्लर्क कब होगा, आईबीपीएस आरआरबी पीओ, आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क, इन सारे एग्जामिनेशन के डेट्स हमें जनवरी में पता चलने वाले हैं। और ये सारे के सारे डेट्स आमतौर पे अभी तक जो ट्रेंड रहा है वो जून के बाद के होते हैं। यानी आपको जनवरी से जून तक 6 महीने का अच्छा खासा टाइम मिलता है प्रिपरेशन करने के लिए। तो अब ये वाली चीज अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों का इस धमाकेदार सेशन में स्वागत करता हूं। मेरा नाम है सचिन भगवान आडेकर। मैं पिछले कई सालों से बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए रीजनिंग इस सब्जेक्ट में गाइड कर रहा हूं। 2017 में मेरी बैंकिंग जर्नी की शुरुआत मैंने करी थी। फर्स्ट अटेम्प्ट में आरआरबी पीओ एग्जामिनेशन क्लियर हो गया, पर टीचिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट था तो बैंक कभी ज्वाइन किया नहीं। टीचिंग में तब से लेकर अभी तक टीचिंग में ही हूं, है ना। तो यहां पर ये छोटू सा इंट्रोडक्शन था मेरा। आगे जाने से पहले एक चीज के ऊपर मैं डिस्कशन करना चाहूंगा कि यार बैंकिंग सेक्टर क्यों चूज करें, है ना। वाई बैंकिंग सेक्टर? देखो यार, करियर का अगर हम सोचते हैं तो सबसे पहली चीज दिमाग में क्या आती है सर? भैया पैसा कितना मिलेगा। हाँ, यही सबसे पहली चीज दिमाग में आती है। देखो, ये बैंकिंग के एग्जामिनेशन जो है वो 2 पोस्ट के लिए होता है। पहली पोस्ट होती है क्लर्क। बैंकिंग एग्जामिनेशन 2 पोस्ट के लिए होती है। पहली पोस्ट होती है क्लर्क और दूसरी पोस्ट होती है पीओ। अब अगर आप एसबीआई क्लर्क की एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हो, क्लर्क में सबसे ज्यादा सैलरी एसबीआई क्लर्क की होती है। सबसे ज्यादा एसबीआई क्लर्क, फिर उससे कम आईबीपीएस क्लर्क, फिर उससे कम आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क। तो पहली सैलरी जो आपके अकाउंट में एग्जामिनेशन क्लियर करने के बाद ज्वाइन करोगे आप, पहले मंथ में जो आपके अकाउंट में सैलरी आएगी वो समथिंग अराउंड 45,000 होगी।
सर आज के टाइम का अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, 4-4 साल का इंजीनियरिंग करने के बाद भी 10-15 हज़ार की नौकरी मुश्किल से मिल रही है। आप अपने अड़ोस पड़ोस में देखना, क्या ये सच्चाई नहीं है? मतलब 4 साल इंजीनियरिंग में घिसा है, 4 साल। मजाक नहीं होता सर, जिंदगी के 4 साल किसी एक चीज को देना, और फिर वो 4 साल कंप्लीट करने के बाद आज बड़ी मुश्किल से 10-12-15 हज़ार की नौकरियां मिल रही है। आपको ढंग से 1 साल पढ़ना है, ढंग से। अगर ये आप नहीं कर सकते हो तो इधर आना मत, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एक माया जाल है। अगर इसमें सही तरीके से निकल लिए तो जिंदगी जन्नत है, पर अगर इधर गलत ट्रैक में फंस गए ना तो फिर ऐसे उलझ जाओगे, ऐसे उलझ जाओगे, फिर एक पॉइंट पे आके लग सकता है साला वो 10-15 हज़ार की नौकरी ज्यादा सही थी। अगर आप सही तरीके से आगे बढ़ सकते हो, क्या सही तरीका है बताने के लिए मैं हूं यहां पर, है ना? तो मैं सैलरी की बात कर रहा था। क्लर्क की सैलरी जो होती है वो समथिंग अराउंड 30 to 45,000 के बीच में होती है। लोकेशन टू लोकेशन वैरी करती रहती है ना? पीओ की सैलरी सुनोगे होश उड़ जाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर पीओ बन जाते हो तो आपकी पहली सैलरी, एग्जामिनेशन क्लियर करो, बैंक में ज्वाइन करो, ज्वाइन करने के बाद पहले मंथ में जो आपको सैलरी मिलेगी वो 1.5 लाख के आसपास होगी। टीयर ए सिटी में एसबीआई पीओ की सैलरी 1.5 लाख के आसपास जाती है। अभी 2025 में जो एसबीआई का नोटिफिकेशन आया था उसमें उन्होंने बताया था 20.4 लाख का वो एलटीसी दे रहे हैं। हाँ, उनका सीटीसी जो है, सीटीसी जो है वो 20.4 लाख, 20 लाख का सीटीसी, 20 लाख का पैकेज एसबीआई आपको पहली सैलरी में ऑफर, मतलब ज्वाइन करो पैकेज ले लो, 1.5 लाख के आसपास पहली सैलरी जाएगी आप। पीओ में भी क्लर्क के जैसा ही होता है। सबसे कम सैलरी आरआरबी पीओ की, जो 60 से 70 हज़ार के बीच में आती है। 60 से 70 हज़ार कम नहीं होते हैं, ऑफिसर का ओहदा मिलता है ना? तो 60-70 हज़ार आरआरबी पीओ, 70 से 90 हज़ार के बीच में आईबीपीएस पीओ, और 90 हज़ार से 1.5 लाख के बीच में एसबीआई पीओ। लोकेशन टू लोकेशन सैलरी वैरी करते रहती है, कुछ अलाउंसेस होते हैं जो लोकेशन टू लोकेशन चेंज होते रहते हैं। हाँ, तो 60 हज़ार से 1.5 लाख तक अगर आपके पास मौका है। देखो अब ये क्या है ना, ये बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। अब जिसकी जितनी कैपेबिलिटी है, हाँ, थोड़ा सा नापसंद आने वाले वर्ड अगर यूज करना चाहो तो जिसकी जितनी औकात है वो उतना यहां से ले जाएगा। हाँ, इस बारिश में जो मग्गा लेके आएगा मग्गा भर के जाएगा, जो बाल्टी लेके आएगा वो बाल्टी लेके जाएगा, जो तालाब लेके आएगा उसका तालाब भी भर देगा, उसको एसबीआई पीओ भी मिलेगा। डिपेंड ये करता है आप किस इरादे से आ रहे हो, आप किस इंटेंसिटी से आ रहे हो, किस इंटेंशन से आ रहे हो, और आप इधर क्या देने के लिए रेडी हो। क्या मिलने वाला है ये तो मैंने आपको बता दिया। हाँ, करियर के लिए क्या होता है सर? सैलरी पहली चीज होती है। हाँ, अब दूसरी चीज क्या होती है करियर के बारे में अगर हम सोचते हैं, साला टाइम ज्यादा ना जाए, है ना? कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का कहीं कहीं हमने कुछ कुछ चीज़ें सुनी हुई होती है, यार एग्जामिनेशन टाइम पे नहीं होते, होते तो रिजल्ट नहीं आता, रिजल्ट आता है तो ज्वाइनिंग नहीं होती, ऐसा हमने सुना है। बैंकिंग एग्जामिनेशन की खासियत है, बैंकिंग एग्जामिनेशन का सिलेक्शन प्रोसेस फास्ट है। बैंकिंग एग्जामिनेशन का सिलेक्शन प्रोसेस एकदम फास्ट है। नोटिफिकेशन आने से लेके ज्वाइनिंग तक 6 से 8 महीने के अंदर सारा प्रोसेस निपट जाता है ना? नोटिफिकेशन आ गया, रिजल्ट आने तक, नोटिफिकेशन से रिजल्ट, एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ गया, मैक्सिमम अगले 6 से 8 महीने में आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, आपका एग्जाम क्लियर हुआ है नहीं हुआ है ना? तो ये दूसरा रीजन है यार, 6 से 8 महीने में हमें पता चल जाता है। तीसरा रीजन बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बता दिया, हर साल अप्रोक्सीमेटली 40,000 के आसपास वैकेंसीज आती है। सर 40,000 के आसपास, आप समझ रहे हो? 40,000 वैकेंसीज। और इंपॉर्टेंट क्या है पता है? ऐसा नहीं है कि इन 40,000 वैकेंसीज के लिए एक ही बार में एग्जाम हो गया, ऐसा नहीं है ना। आपको एग्जामिनेशन देने के कम से कम 6 मौके मिलेंगे, कम से कम मैं बोल रहा हूं, फिक्स है। और ये 6 एग्जाम्स होते ही होते हैं, हर साल होते हैं। कौन से 6 एग्जाम? आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क। ये 6 एग्जामिनेशन तो होने ही होने। मतलब आपने पहला एग्जामिनेशन दे दिया
आपको लगा यार इसमें मेरा कुछ परफॉर्मेंस ठीक ठीक नहीं गया, मेरे पास इंप्रूवमेंट में स्कोप नहीं, मतलब मेरे पास थोड़ा सा इंप्रूवमेंट में स्कोप है, मैं इसमें थोड़ा सा और इंप्रूव करता तो मेरा ये एग्जाम अच्छा होता, तो आपको इसके लिए 1 साल का इंतजार नहीं करना है, अगले 1 से 2 महीने में दूसरा एग्जाम आएगा, है ना, उसके 1-2 महीने बाद तीसरा एग्जाम आएगा। तो ये वाली सबसे बेहतरीन चीज है बैंकिंग सेक्टर में, जो मुझे लगता है कि यार कॉम्पिटिटिव एग्जाम के एस्पिरेंट के लिए बहुत अच्छी चीज है। और मजे की बात क्या है पता है, मजे की बात यह है कि ये जो 6 एग्जामिनेशन है ना, सबसे मजे की बात है इन 6 एग्जामिनेशन के लिए सेम सिलेबस है। इन 6 एग्जामिनेशन के लिए सेम सिलेबस है। और इसके अलावा जो इंश्योरेंस के एग्जामिनेशंस होते हैं, कोऑपरेटिव बैंक के छोटे मोटे एग्जामिनेशंस होते हैं, है ना, या पीजीडीबीएफ के एग्जामिनेशंस होते हैं, उन सारे एग्जामिनेशन का सिलेबस सेम है। तो एक बार इस सिलेबस को कायदे से पढ़ लिया, आप कम से कम 6 एग्जामिनेशन तो 2026 में दोगे, मिनिमम 6 एग्जाम्स एकदम कायदे से दोगे। हाँ, अब 6 एग्जामिनेशन आपने अगर दे दिए तो आपके पास यार अगर ढंग से पढ़ाई करी है ना, तो 1 साल के अंदर इन 6 में से कोई ना कोई एक एग्जामिनेशन क्लियर कर जाते हैं एस्पिरेंट्स। देखो मैं सिर्फ अच्छी बातें नहीं बताऊंगा, यहां पर चिकनी चुपड़ी बातें करके आप लोगों का दिल बहलाने के लिए नहीं आया हूं, मैं सच्चाई बता रहा हूं आपको। देखो हमारे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सिलेक्ट हो गए हैं, दूसरी तरफ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो नहीं हो पा रहे। इनमें और इनमें फर्क क्या है पता है? अब देखो नहीं हो पा रहे मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यार देखो अब पहली एग्जामिनेशन आएगी, अब उस एग्जामिनेशन में जितनी वैकेंसीज होगी सिलेक्शन तो उतना का ही होगा। हाँ, पर जिन्होंने ढंग से पढ़ाई करी है ना, अगर वो गलती से उस एग्जामिनेशन में कुछ 1-2 मार्क से रह जाते हैं, अपने अंदर इंप्रूवमेंट कर लेता है, बहुत ज्यादा चांसेस है उनका अगला एग्जाम क्लियर हो जाता है। तो बैंकिंग सेक्टर में फायदे की बात क्या है? बैंकिंग सेक्टर में फायदे की बात यह है यार, अगर आपने ढंग से तैयारी करी तो आप एक में नहीं हुए, दूसरे में नहीं हुए, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठे में, ऐसे मिनिमम 6 अटेम्प्ट आपको मिल रहे हैं। 6 एग्जामिनेशन आप दे पाओगे मिनिमम, कम से कम 6 एग्जाम्स। ये सबसे प्यारी बात है। तो आपके पास इम्प्रोवाइजेशन का स्कोप है, और ढंग से पढ़ाई करी है तो इन 6 में से किसी ना किसी एग्जाम में सेलेक्ट हो जाओगे। अब जो लोग ढंग से नहीं पढ़ते, ढंग से नहीं पढ़ते मतलब बताऊंगा जब सिलेबस डिस्कस करूंगा, जब स्ट्रैटेजी वीडियो बनाऊंगा, उसमें सारी चीजें डिटेल में बात करेंगे। ये सिलेबस वाला वीडियो है तो इस एग्जाम में सिलेबस के ऊपर मैं डिटेल में बात करूंगा। तो अगर यहां तक आपको समझ में आ गया है और आपने मन बना लिया है चल यार बैंकिंग की तैयारी करते हैं, तो फिर आप लोगों को एक काम करना है, आप लोग मेरे साथ कनेक्टेड रह सकते हो, जहां पर मैं सारी इंफॉर्मेशन अपडेट बैंकिंग एग्जाम्स को लेकर देते रहता हूं मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का नाम है BW सचिन सर, या फिर सचिन सर बैंकिंग वाला, कुछ भी सर्च कर लो, बैंकिंग वाला सचिन सर या सचिन सर BW सचिन सर, कुछ भी सर्च करो, टेलीग्राम चैनल आएगा, वहां पर सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम शेयर होते रहती है। नोटिफिकेशन आया शेयर कर दिया, फॉर्म फिलअप करना है कैसे करना है उधर बता दिया, तो सारी इंफॉर्मेशन वहां पे शेयर होती रहती है, तो वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना। अब बात करते हैं सिलेबस की। देखो यहां पर है ना, ये 2025 में इधर मैंने 35,000 वैकेंसीज, 35,000 प्लस किसके लिए लिखा है? ये 6 एग्जाम्स के लिए। पर बाकी के इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम्स मिला दूं मैं, अगर इंश्योरेंस सेक्टर में LIC होता है, NICL होता है, OICL होता है, तो ये इंश्योरेंस सेक्टर की भी एग्जामिनेशन अगर मैं इसमें जोड़ दूं, RBI ग्रेड बी की भी अगर इसमें जोड़ दूं, तो मैंने आपको बताया यही आंकड़ा 45,000 के आसपास जाता है ना। तो ये हमारे पास इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, इसीलिए बैंकिंग सेक्टर मुझे अच्छा लगता है। सिलेबस की सबसे प्यारी और मजेदार बात क्या है? सिलेबस में आपको सिर्फ 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं इन सारे एग्जाम्स के लिए, सिर्फ 4 सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है। अब ये 4 सब्जेक्ट्स पढ़ के आप ये सारे एग्जामिनेशंस क्लियर कर सकते हो। 4 सब्जेक्ट, 3 एग्जामिनेशंस, आपका सिलेक्शन पक्का, आपकी सैलरी पक्की। अब इधर एग्जामिनेशन समझ लेते हैं। 3 एग्जामिनेशंस कौन कौन से हैं? प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, इसको क्वालिफाई करने के बाद आप जाते हो मेंस एग्जामिनेशन में, मेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद आप जाते हो इंटरव्यू में। ये 3 एग्जामिनेशन है। अगर आप क्लरिकल पोजीशन के लिए एग्जाम दे रहे हो तो क्लर्क में सिर्फ 2 ही स्टेजेस आती है, क्लर्क में सिर्फ 2 ही स्टेजेस आती है, प्री और मेंस। क्लर्क में इंटरव्यू नहीं होता। आपने मेंस क्लियर कर लिया, आपको डायरेक्ट सैलरी, डायरेक्ट ज्वाइनिंग ले लो भैया और सैलरी
पैसा कितना लोगे डिस्कस करे, ऐसा वो बोलेंगे। डिस्कस नहीं करते, उनका पहले से फिक्स होता है, उतना दे देंगे आपको। हाँ, अब पीओ ऑफिसर बनना है, जिंदगी में इरादे बड़े हो, है ना, कुछ बड़ा मकाम पर हासिल करना चाहते हो, तो ऑफिसर लेवल के एग्जामिनेशंस आप देना चाहते हो, तो प्री मेंस, मेंस देने के बाद होता है इंटरव्यू। अब इंटरव्यू देख के चौक मत जाना, है ना, इधर तक आ गए हो तो आपकी इधर भी नैया पार लगा देंगे। आपको हर एक स्टेज पे जो जरूरी है वो गाइडेंस मिलता रहेगा। बस आपको जो टेलीग्राम चैनल बताया वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखना, सचिन सर बैंकिंग वाला। ठीक, तो ये पीओ लेवल के लिए 3 एग्जामिनेशन होता है। अब इनमें 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस। अब ध्यान से सुनना, इन 4 सब्जेक्ट में ये पहले 3 सब्जेक्ट कौन से, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, ये प्रीलिम्स में आता है। प्रीलिम्स में जनरल अवेयरनेस नहीं आता, सिवाय आरबीआई ग्रेड बी के, है ना। प्रीलिम्स में जनरल अवेयरनेस सिवाय आरबीआई ग्रेड बी के नहीं आता, सिर्फ ये 3 सब्जेक्ट प्रीलिम्स में आता है। जनरल अवेयरनेस हमें पढ़ना है मेंस में, तो मेंस में आप ये चारों सब्जेक्ट पढ़ोगे, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, ये मेंस में पढ़ोगे। तो ऐसा ओवरऑल बैंकिंग एग्जाम का स्ट्रक्चर है। 4 सब्जेक्ट है, 3 एग्जामिनेशंस है, सैलरी पक्की, 1 साल की मेहनत है। अब मैं आपको सिलेबस पर जाने से पहले चीजें बताऊं। हमारे स्टूडेंट्स अपने स्टूडेंट्स हैं, अपने स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे हैं, बैंकिंग सेक्टर में सबसे अच्छा एग्जामिनेशन माना जाता है एसबीआई पीओ। अब वो एसबीआई पीओ 2 से 3 महीने के प्रिपरेशन के साथ क्लियर करके ऑल इंडिया रैंक 95 लाने वाले शुभम सिंह अपने स्टूडेंट है। 4 से 5 महीने की डेडिकेटेड प्रिपरेशन के साथ एसबीआई पीओ, जो बैंकिंग सेक्टर का सबसे अच्छा एग्जामिनेशन माना जाता है, उसको क्लियर करने वाले केतन गुप्ता ऑल इंडिया रैंक 77 अपने ही स्टूडेंट है। जयदीप फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालने वाले आईबीपीएस पीओ अपने ही स्टूडेंट है। सुवोश्री लाहा फर्स्ट अटेम्प्ट आईबीपीएस पीओ अपनी ही स्टूडेंट है। अंकित राज फर्स्ट अटेम्प्ट आईबीपीएस आरआरबी पीओ अपने ही स्टूडेंट है। अब ये तो सिलेक्टेड वालों की कहानी बताई मैंने, अब ऐसे भी स्टूडेंट है जो सिलेक्ट नहीं हुए हैं। अब 2 रीजन होते हैं। देखो, एक चीज मैं यहां पर आपको गारंटी के साथ बोलता हूं, जो आपको यहां पर गाइडेंस मिलता है ना, वो गाइडेंस अगर आपने ऐसा ऐसा कॉपी पेस्ट फॉलो किया है, आपको देर सवेर से ही आपको सिलेक्शन मिलेगा। अब आपका सीखने का कैपेसिटी कितना है, आप कितने तेजी से सीखते हो, इसके ऊपर आपके सिलेक्शन का टाइम डिपेंड करता है। बट यस, आपने जो चीजें बताई है वो एज इट इज फॉलो करी है, आपको सिलेक्शन मिलेगा, आपको सिलेक्शन मिलेगा, ये मैं आपको कह रहा हूं। बट उसको फॉलो करने में कसर करी है, क्योंकि जो नहीं हुए उनके साथ भी बात करते हैं ना सर, वो भी अपने ही स्टूडेंट है। हाँ, ये आपको शायद इतना अपफ्रंट कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं, जो नहीं हुए वो भी मेरे से पढ़े हैं, जो ऑल इंडिया रैंक 77 लाया वो भी मेरे से पढ़ा है। हाँ, जो 4 एग्जाम दे के सिलेक्ट नहीं हुआ वो भी मेरा स्टूडेंट है। बट उसकी सिंसियरिटी में इसकी सिंसियरिटी में फर्क है, दोनों के अंडरस्टैंडिंग में फर्क है। हाँ, जो आज नहीं हुआ वो अगर अपनी कमियों को निकालता रहेगा वो कल जरूर सिलेक्ट होगा, ये मैं आपको कह रहा हूं। क्योंकि इधर एग्जामिनेशन में क्या क्या आता है वो खुद जाके देखता हूं और फिर आपके साथ शेयर करता हूं, है ना। अब ये सारी चीजें क्लियर हो गई है, तो सिलेबस पर चलते हैं। आगे चलने से पहले ये एग्जामिनेशन की लिस्ट है, कौन कौन से एग्जामिनेशन आप इस सिलेबस के ऊपर दे सकते हो। एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, एसबीआई एसओ, एसओ यानी स्पेशलिस्ट ऑफिसर। इसमें प्रीलिम्स में सेम चीजें आती है, मेंस में बस अलग सब्जेक्ट होता है, अलग यानी जो आपका स्पेशलाइजेशन है। फॉर एग्जाम्पल एसबीआई में आईटी ऑफिसर का रिक्रूटमेंट होता है। अब आईटी ऑफिसर के लिए मेंस में आईटी के सब्जेक्ट आएंगे, नेटवर्किंग आएगा, डेटाबेस आएगा, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, सारी चीजें आएगी, है ना। वैसे एग्री ऑफिसर के लिए एग्री से रिलेटेड चीजें होगी, लॉ ऑफिसर के लिए लॉ से रिलेटेड जो उन्होंने ग्रेजुएशन में पढ़ा है। बट उसके अलावा सारी मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, यही होता है जो हमने देखा हुआ। ठीक, आईबीपीएस एसओ स्पेशलिस्ट ऑफिसर, आरआरबी स्केल 2 आरआरबी का स्पेशलिस्ट ऑफिसर, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क। कितने एग्जाम्स हुए? 9 एग्जाम्स। आरबीआई असिस्टेंट, अब ये हर साल नहीं होता, ये कभी कभार होता है, पिछले साल नहीं हुआ, है ना, तो आरबीआई असिस्टेंट को मैं कंसिडर नहीं करूंगा, कभी कभार होने वाला एग्जामिनेशन है। आरबीआई ग्रेड भी ऑलमोस्ट एवरी ईयर होता है, हर साल होता है। आरबीआई ग्रेड भी ऑलमोस्ट एवरी ईयर होता है, ठीक, इसको कंसिडर करेंगे। सेबी ग्रेड ए,
अगर आपकी किस्मत अच्छी रही और आपके प्रिपरेशन के टाइम में इसकी वैकेंसी आ गई, इससे अच्छी पोस्ट इस सेक्टर में नहीं है। हाँ, इससे अच्छी पोस्ट 1.5 लाख से ज़्यादा सैलरी, 1.5 पौने 2 लाख की सैलरी, उसके अलावा जो पर्क्स है वो नेक्स्ट लेवल पर है, पर ये हर साल नहीं आती है ना। तो इसको ऐसे ही कंसिडर करेंगे। नाबार्ड ग्रेड ए, 1.5 से 2 लाख के बीच में सैलरी, नाबार्ड ग्रेड ए। ऑफिसर लेवल, भाई साहब आरबीआई ऑफिस असिस्टेंट और पीजीडीबीएफ एग्जाम, हर साल कुछ ना कुछ पीजीडीबीएफ एग्जामिनेशन निकलते रहते हैं, है ना। LIC AAO ऑलमोस्ट एवरी ईयर निकलता है, ऑलमोस्ट। इक्का दुक्का साल ऐसा होगा जिसमें ये वैकेंसी नहीं आया होगा, नहीं तो तकरीबन हर साल आता है। हाँ, LIC ADO, LIC असिस्टेंट, तो ये एग्जामिनेशन होते ही होता है ना। इसमें से कौन कौन से एग्जामिनेशन कभी कभार होते हैं वो भी मैंने बता दिया आपको। तो ये एग्जामिनेशन हम इस सिलेबस को पढ़कर दे सकते हैं। बात करते हैं सिलेबस की, पढ़ना क्या है। पढ़ना क्या है ये समझ लेना, फिर ये भी बताऊंगा कहाँ से पढ़ना है। ओके, अब रीजनिंग जो मेरा सब्जेक्ट है, हाँ, मैं आप लोगों के साथ रीजनिंग मजे करूंगा, रीजनिंग में मजे करेंगे हम मिल, सिखाऊंगा नहीं, सिखाऊंगा विखाऊंगा नहीं। रीजनिंग की क्लास मजेदार होती है, जिन लोगों ने अटेंड करी है उनको पता है। हाँ, अगर आप झलक देखना चाहते हो तो यूट्यूब पर एक क्लास है, 13 घंटे का लेक्चर है, 251 रूल्स ऑफ पजल्स। हाँ, ये लेक्चर रीजनिंग की क्लास कैसी होती है आपको झलक मिल जाएगी। 251 रूल्स ऑफ पजल्स। आज के टाइम पे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस वीडियो पर 1.5 मिलियन व्यू है। हाँ, तकरीबन 15 लाख लोगों ने उसको पसंद किया है। हाँ, 15 लाख लोग तकरीबन आज के टाइम पे ये वीडियो देख चुके हैं। तो रीजनिंग की क्लास में अपन पढ़ेंगे नहीं, मजा करेंगे, और मजे के साथ साथ हर वो एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे जो एग्जामिनेशन क्लियर करने में के काम आता है। ये मेरी टेंशन है कि आप एग्जामिनेशन के किसी भी फेज में रीजनिंग में परेशान ना हो। दैट्स माय प्रॉब्लम। आपको बस एक ख्याल रखना है कि आपको जितना बताया जा रहा है उतना आप कवर कर रहे हो नहीं कर रहे हो, बस ये टेंशन आपको लेनी। हाँ, तो देखो, ये रीजनिंग के 11 चैप्टर्स हैं। 11 चैप्टर्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर होता है पजल्स, है ना। बस एक एग्जाम का नाम लेके मैं आपको पजल का वेटेज समझाता हूं। SBI PO प्रीलिम्स, SBI PO प्रीलिम्स में 30 मार्क की रीजनिंग आती है। इन 30 मार्क्स में से 25 मार्क सिर्फ पजल्स के होते हैं। बस इस एक एग्जाम का नाम बता दिया, बाकी सारे एग्जाम में ऐसा ही पिक्चर रहता है। सारे एग्जाम में तकरीबन ऐसा ही पिक्चर है। पजल का वेटेज सबसे ज्यादा होता है। 30 मार्क के रीजनिंग में 25 मार्क सिर्फ पजल्स पे आ रही है। और ये पजल का सारा बेसिक आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो। यूट्यूब से ये लेक्चर, अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो यूट्यूब का ये 13 घंटे का लेक्चर देखना मैंडेटरी है। ये लेक्चर देखने के बाद अगर आप इसमें कभी परेशान हुए तो मेरे को आके बता। हाँ, ये लेक्चर देखने के बाद इसमें आप कभी परेशानी नहीं होंगे। बस लेक्चर कैसे देखना है ये लेक्चर की शुरुआत में बताया। यूट्यूब पर अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर अवेलेबल है। 13 घंटे का लेक्चर देखना, रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका एकदम मक्खन हो जाएगा। ठीक, ये चैप्टर पढ़ लिया। उसके बाद ये जो चैप्टर्स है ना, ये हमें पहले 8 चैप्टर प्रीलिम्स के लिए पढ़ने हैं। कोई सा भी प्रीलिम्स हो, SBI PO, SBI क्लर्क, IBPS PO क्लर्क, RRB PO क्लर्क, या फिर बाकी के जो एग्जामिनेशन अभी मैंने बताया, सारे प्री में ये 1 से लेकर 8 चैप्टर तक सवाल पूछे जाते हैं। ये आखिरी के 3 चैप्टर मेंस के लिए है। मेंस में 1 से लेकर 11 सारे के सारे चैप्टर के ऊपर सवाल आता है। तो ये रीजनिंग का सिलेबस है। अब कौन कौन से चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है ये आपको नाम से शायद आइडिया नहीं आएगा, या तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रेफर करने पड़ेंगे, है ना। या फिर आप ये कर सकते हो, जो भी टॉपिक आपको क्वेश्चन देखने हैं, टॉपिक का नाम यूट्यूब पर डालो और आगे वन शॉट बाय सचिन सर लिखो। ब्लड रिलेशन, वन शॉट बाय सचिन सर। सिलोजिज्म, वन शॉट बाय सचिन सर। इनइक्वालिटी, वन शॉट बाय सचिन सर, यूट्यूब पर लिखो। ठीक, तो आपको यहां से आइडिया आ जाएगी। दूसरा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। तो ये मेरा सब्जेक्ट हो गया रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड कहा गया है, बट ये सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ है स्कूल में मैथमेटिक्स के नाम से। मैथमेटिक्स के नाम से अब आप देखना, मैं एक एग्जाम का रेफरेंस लेके आपको बताता हूं। इसके लिए एग्जाम का रेफरेंस लेता हूं IBPS PO। IBPS PO में 35 मार्क का क्वांट आता है।
आईबीपीएस पीओ में 35 मार्क का क्वांट आता है। उस 35 मार्क्स में से अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क इन 3 चैप्टर्स के लिए रिवाइज्ड होता है। इसको हम बोलते हैं स्पीड मैथ्स। इसको हम क्या बोलते हैं? स्पीड मैथ्स। अब ये स्पीड मैथ्स जो है ना सर, ये आप में से हर किसी को अभी आता है, पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, अभी आता है, इस टाइम पे आ रहा है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब आपको ये आ रहा है, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन। उधर आपको कुछ एक्सप्रेशंस दिए जाएंगे, है ना, ये प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय डी, ऐसे कुछ, मतलब उधर नंबर्स रहेंगे, है ना, 450 इंटू 212 माइनस 426, ऐसे कुछ नंबर्स रहेंगे, कैलकुलेशन करने होंगे। क्या आपको कैलकुलेशन नहीं आता? कैलकुलेशन आता है, ये आज के टाइम पे आपको आ रहा है। बस आपको इन एग्जामिनेशंस के लिए तरीके सीखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि 35 मार्क्स जो है ना सर, इसके लिए आने हैं 35 क्वेश्चंस, है ना, 35 क्वेश्चन, टाइम मिलने वाला है 20 मिनट का। अब इधर खेल है, खेल इधर है। रीजनिंग में भी सेम चीज, 30 मार्क एसबीआई पीओ, है ना, इधर मैंने एसबीआई पीओ का एग्जांपल लिया, इधर आईबीपीएस पीओ का, है ना। बाद में एक सेपरेट वीडियो बनाकर मैं हर एक एग्जाम का पैटर्न आपको समझा दूंगा, एसबीआई पीओ में कैसा होता है, आईबीपीएस पीओ में। अभी बस एक रेफरेंस डिस्कशन के लिए ले रहा हूं। इधर भी 20 मिनट का टाइम मिलेगा, इधर भी 20 मिनट का। सर यही खेल है। अब आपको 35 क्वेश्चन 20 मिनट में टैकल करना, एक्चुअली करने नहीं होते, 35 के 35 क्वेश्चन करने नहीं होते। अगर आप ऑफिसर लेवल का एग्जामिनेशन दे रहे हो तो क्वांट में आप 20 से 25 अगर कर रहे हो तो ये सही चीज होती है ना। ये 35 क्वेश्चन देख के लोगों को ऐसा होता है, हाय दैया किस्मत फूटी, एक तो मैथ्स वैसे ही बर्बाद, ऊपर से 35 क्वेश्चन, कौन करेगा? अरे करना नहीं है रे 35 क्वेश्चन, आपको 20 से 25 करने। अब वो 20 से 25 क्वेश्चन तरीके से करने, है ना, वो तरीके आप लोग सीखोगे। हाँ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सब ने स्कूल में सॉल्व करे हैं। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 2y माइनस 4, कुछ भी ऐसा एक इक्वेशन रहा, उसके रूट्स निकालने, तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नंबर सीरीज ये हो सकता है थोड़ा बहुत नया चीज हो, तो ये वाली चीज थोड़ी बहुत आपको जानने की जरूरत पड़ सकती है। बट आपने स्कूल में अगर कभी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन दिए थे, एनटीएस वगैरह, नेशनल टैलेंट सर्च, या फिर ओलंपियाड जैसे कुछ एग्जाम, तो ये भी आपको पता है। तो ये स्पीड मैथ्स का पोर्शन है। उसके बाद ये वो चीज है जो हर किसी ने स्कूल में पढ़ी है, हर किसी ने, ऐसा है ही नहीं जिसने ये नहीं पढ़ा। परसेंटेज सब ने स्कूल में पढ़ रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस सब ने स्कूल में पढ़ रखा है, रेशो सब ने स्कूल में पढ़ रखे हैं, टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस सब ने स्कूल में पढ़ रखा है, एवरेजेस सब ने पढ़ रखा है, मेंसुरेशन, है ना, मेंसुरेशन में एरिया के फॉर्मूले, वॉल्यूम के फॉर्मूले, प्लेन एरिया, कर्व्ड एरिया, टोटल सरफेस एरिया, सब के फॉर्मूले आपने स्कूल में पढ़ रखे हैं। बस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए क्वेश्चन का पूछने का तरीका और उनको सॉल्व करने का तरीका अलग होगा, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम है। स्कूल में हमें हर एक स्टेप के मार्क मिलने थे, इधर ऐसा है नहीं, तो इधर वो तरीके आप लोगों को सीखने पड़ेंगे। कहां से सीख सकते हो मैं वो भी आपको बताऊंगा। और आखिरी में है डेटा इंटरप्रिटेशन। अब पीओ का एग्जामिनेशन है तो 12 से 15 मार्क डेटा इंटरप्रिटेशन के आता है, तो 10 और ये 15 25, तो बचे हुए 10 से 13 मार्क जो होते हैं वो अरिथमेटिक से आते हैं। तो क्वांट में 3 सेक्शन होता है। कौन से 3 सेक्शन? स्पीड मैथ्स, अरिथमेटिक, डेटा इंटरप्रिटेशन। रीजनिंग में 2 ही सेक्शन, पजल और बाकी सब। हाँ, रीजनिंग में 2 ही सेक्शन, पजल और बाकी सब। पजल के लिए ये लेक्चर आपको देखना ही देखना, ठीक है, 251 रूल्स ऑफ पजल्स, है ना। ये लेक्चर बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए मस्ट है, मस्ट। एक बार देखना शुरू करोगे फिर मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप ही खुद उसको सारा कंप्लीट, 13 घंटे का है पर आप पूरा कर लोगे, देखना शुरू करोगे तब। इंग्लिश पर आता है। अब इंग्लिश को जैसे क्वांट को 3 सेक्शन में डिवाइड करा, स्पीड मैथ्स, अरिथमेटिक, डेटा इंटरप्रिटेशन, वैसे इंग्लिश को भी 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे। पहला है रीडिंग, दूसरा है वोकैबुलरी और तीसरा है ग्रामर। ये 3 सेक्शन में इंग्लिश को हम लोग डिवाइड करेंगे। ओके, अब रीडिंग, वोकैब एंड ग्रामर। वोकैबुलरी के ऊपर आपके कौन कौन से चैप्टर्स है मैं आपको बता दूं। वोकैबुलरी के ऊपर आपके चैप्टर्स होते हैं वर्ड स्वैप, ठीक। वोकैबुलरी के ऊपर आपका चैप्टर होता है क्लोज टेस्ट। ये 2 चैप्टर आपके वोकैबुलरी के ऊपर है। मैच द कॉलम भी बहुत हद तक वोकैबुलरी और ग्रामर का पार्ट रहता है, ये मिक्स कह सकते हैं, बट प्योर वोकैबुलरी, क्लोज टेस्ट और वर्ड स्वैप। अब ये क्वेश्चन के पैटर्न क्या होता है ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के आइडिया आ जाएगा।
ओके बाकी ग्रामर, ग्रामर की अगर मैं बात करूं, ग्रामर में नाउन पढ़ना है, प्रोनाउन पढ़ना है, ये फिलर्स भी वोकैबुलरी वाला पार्ट है, फिलर्स भी वोकैबुलरी वाला पार्ट है। ओके बाकी एडजेक्टिव, वर्ब्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, टेंसेस सब ग्रामर का पार्ट है। आर्टिकल्स, एरर डिटेक्शन ग्रामर का पार्ट है। अब बचा रीडिंग वाला, तो रीडिंग वाले में पैराजंबल्स बचता है, पैराजंबल्स आपको करने हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट आपको करना होता है, मैच द कॉलम आपको करना होता है। ओके ये सारा रीडिंग बेस आता है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट ये भी रीडिंग बेस्ड है। तो इंग्लिश के जो चैप्टर है वो रीडिंग, वोकैबुलरी और ग्रामर 3 सेक्शन में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अब ये हो गई इंग्लिश की बात। तो यहां तक आपका प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है। अब प्रीलिम्स का सिलेबस होने के बाद आपको मेंस के लिए एडिशनल सब्जेक्ट पढ़ना है, जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, इसको सब बोलते हैं, है ना। अब इसमें पढ़ना क्या होता है, एक तो होता है स्टैटिक चीजें। स्टैटिक चीजें मतलब इंडिया का बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, बहुत प्यारी चीज है। हाँ इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो आरबीआई क्या करता है, इन्फ्लेशन जब कम होता है तो आरबीआई क्या करता है, इकोनॉमी जब स्लो डाउन होने लगती है तो आरबीआई के मेजरमेंट्स क्या रहते हैं, पूरी इकोनॉमी में बैंक्स का रोल क्या होता है, ये सारी चीज़ें, ये सारी की सारी चीज़ें आपको इधर पढ़ने मिलेंगी। इंडिया का बैंकिंग स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे, सेम इंटरनेशनल बैंकिंग स्ट्रक्चर भी आप पढ़ोगे। जैसे इंडिया लेवल पे बैंकिंग स्ट्रक्चर काम कर रहा है, वैसे इंटरनेशनल लेवल पे भी क्या क्या चीज़ें होती है, एशियन डेवलपमेंट बैंक कैसे काम करता है, क्या क्या चीज़ें होती है, उसके अंडर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स वो फंड करता है, वर्ल्ड बैंक क्या क्या काम करता है, कौन कौन से प्रोजेक्ट्स फंड करता है ना। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ने वाले हो। बैंकिंग टर्मिनोलॉजीज आपको पढ़नी होती है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ते हो आप, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स, वर्ल्ड बैंक, जैसे मैंने आपको अभी बताया, इन सारी चीज़ों से लेकर आप पढ़ते हो। करंट अफेयर्स, इकोनॉमिक, जो भी हाल फिलहाल में चीज़ें चल रही है आपको इकोनॉमिक सेक्टर से पढ़नी होती है, आपको सोशल एंगल से पढ़नी होती है, आपको टेक्नोलॉजी के एंगल से पढ़नी होती है। तो ये वाला करंट अफेयर्स आपको पढ़ना होता है। आपके करंट अफेयर्स के टीचर्स आपको इसमें बहुत अच्छे से गाइड कर देंगे। तो ये तो रहा सिलेबस। अब सिलेबस कहां से प्रिपेयर करना है, ये सब पढ़ना कहां से। देखो पढ़ने के लिए आप लोगों के पास बहुत सारे सोर्सेस है ना। जस्ट मैंने आपको एक सोर्स बता दिया कि पजल के लिए बेस्ट लेक्चर, है ना। इससे बेस्ट मेरे हिसाब से पजल पे कुछ नहीं है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, है ना। पजल के लिए इससे बेस्ट कुछ है ही नहीं, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं। इस वीडियो के नीचे अभी तक तकरीबन 8-8.5 हजार लोगों ने कमेंट करे हैं, वो लोग बोल रहे हैं। 8-8.5 हजार लोग, 15 लाख लोगों ने देखा है, 8-8.5 हजार लोगों ने अभी तक कमेंट करके बताया है कि इससे बेहतर पजल में कुछ है ही नहीं। इस वीडियो के नीचे कमेंट। हाँ तो ये क्योंकि वो लोग एग्जाम दे चुके हैं, वो लोग सारी चीजें एक्सप्लोर कर चुके हैं। सारी चीजें एक्सप्लोर करने के बाद, एग्जामिनेशन देने के बाद उनको पता चला यार एग्जामिनेशन में इससे बाहर कुछ नहीं आ रहा, ये वो खुद बोल रहे हैं। हाँ और पूरी यूट्यूब पर उनको इससे बेहतर कुछ मिला नहीं, ये भी वही बोल रहे हैं, मेरे वर्ड्स है ही नहीं। हाँ तो ये आपको एक सोर्स मैंने बताया। अब ऐसे ही आप अगर सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो यहां पर आप एक बैच ज्वाइन कर सकते हो। अब ये करना ही नहीं करना, ये आपके ऊपर है। जिन लोगों को बैच ज्वाइन करना ही नहीं है वो लोग ये वीडियो यहीं पे देखना बंद कर सकते हैं। आपको मैंने रीजनिंग जो मेरा सब्जेक्ट है उसमें बता दिया क्या क्या कहां से आप कर सकते हो, आपके लिए सफिशिएंट है। अब यहां से आगे सिर्फ वही लोग देखना जो लोग बैच के बारे में जानने के लिए इंटरेस्टेड है। जिनको नहीं ज्वाइन करनी, आप अपना बचा हुआ टाइम किसी और चीज में यूटिलाइज कर लीजिएगा। एंड ऑल द बेस्ट आपके सिलेक्शन और प्रिपरेशन के लिए, है ना। लव यू ऑल। चलो अब जिनको बैच के बारे में जानना है उनको बता दो। बैच का नाम है रुद्र 2026। ये बैच स्पेशली 2026 के एग्जामिनेशंस को ध्यान में रखते हुए डिजाइन करी है। जितने भी एग्जामिनेशंस मैंने आपको बताए, सारे एग्जाम्स की तैयारी आपकी इस बैच से हो जाएगी। बैंक एग्जाम्स की तैयारी A to Z, सारे बैंक एग्जाम्स की तैयारी आपकी इस बैच के थ्रू हो जाएगी। प्री की भी होगी, मेंस की भी होगी। अगर आपको बैंकिंग एग्जाम्स का भी नहीं आता, आप लेवल 0 पे हो, तब भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हीरो लेवल तक की प्रिपरेशन यहां पर होने वाली है। तो ये बात दिमाग से निकाल लेना यार, मेरे को कुछ नहीं आता, आपको कुछ नहीं आता, आप एकदम 0 लेवल पर हो, यही चीजें मान के सारे सब्जेक्ट की सारी क्लासेस इसमें होने वाली है। क्या क्या मिलता है आपको बैच में? आपको बैच में सबसे पहले तो लाइव लेक्चर्स मिलते हैं। इन लाइव लेक्चर्स में
आप अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक टॉपिक का, हर एक सब टॉपिक आप वहां पर पढ़ते हो, कॉन्सेप्ट समझते हो। कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप ये भी देखते हो कि यार इस कॉन्सेप्ट के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा है, अब क्लर्क में कैसे पूछा, पीओ में क्या, क्योंकि सिलेबस वही है। हाँ, पर एग्जामिनेशन के लेवल के हिसाब से क्वेश्चन पूछने का तरीका बदलता है, तो वो तरीके क्या क्या कैसे कैसे बदल रहे आप सारे लेक्चर्स में सीखोगे। तो लाइव लेक्चर में अगर कुछ डाउट आता है आप तुरंत वहां पे कमेंट करके पूछ सकते हो, है ना। अगर लाइव लेक्चर कंप्लीट हो गया, लाइव लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपको नोट्स मिलते हैं, हाँ, रिवीजन के लिए। खैर आपको नोट्स हम दे देते हैं, बट ये मेरा सजेशन रहता है कि आप अपने खुद के नोट्स बनाया करो, क्योंकि यार अपने नोट्स अपने होते हैं, है ना। अपने नोट्स से रिवीजन करने का मजा अलग होता है। हाँ, तो नोट्स हम दे रहे हैं, आप बनाओ, ज्यादा बेहतर है। तो लाइव लेक्चर के बाद रिवीजन के लिए नोट्स मिले। जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो आपको डेली प्रैक्टिस पेपर मिलता है ना, डीपीपी मिलता है। डीपीपी में चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करते हो आप, और आपको समझ में आता है यार ये चैप्टर मेरे को जो पढ़ा है मैंने अच्छे से समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो डीपीपी मिलता है। डीपीपी जब ऐसे आप सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर लेते हो तो आपको इधर मॉक टेस्ट मिलता है, बैच में ही मिलता है। ठीक, अब ये सारी चीजें करते वक्त अब हो सकता है सारे लोग लेक्चर लाइव नहीं देख पा रहे हो, है ना, कुछ लोग रिकॉर्डेड देख रहे हो, XYZ कुछ भी रीजन हो, जॉब कर रहे हो, कॉलेज रहता है, कुछ भी रीजन हो। आप अगर लाइव देख नहीं पा रहे हो या फिर लाइव देख रहे हो पर बाद में कभी डाउट आया तो क्या करोगे। अगर बाद में कभी डाउट आता है आपको तो 24/7 डाउट प्लेटफॉर्म यहां पर अवेलेबल है। 24/7 डाउट प्लेटफॉर्म, जब भी आप पढ़ रहे हो तब भी उस डाउट प्लेटफॉर्म पे आप अपना डाउट डाल दो, 24 घंटे के अंदर टीम आपके डाउट का रिप्लाई दे देगी। मैक्सिमम 24 आवर्स और आपके डाउट का रिप्लाई आपको आ जाएगा। डाउट प्लेटफॉर्म है, 24/7 एक्टिव रहता है। रात के 2-3 बजे पढ़ रहे हो, 2-3 बजे डाउट आया, डाल दो 2-3 बजे, है ना, अगले 24 घंटे के अंदर आपके डाउट का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको इस बैच में मिल रही है। तो ये बैच अगर आपने ज्वाइन कर लिया, है ना, अगर ये बैच आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया तो फिर आप 2026 में होने वाले सारे एग्जामिनेशंस के लिए रेडी हो गए समझो। आपको बस ज्वाइन करने के बाद एक ही काम करना है, ज्वाइन करने के बाद जो जो बैच में बताया जा रहा है वो बैच के साथ कंप्लीट करना है। बाकी 2026 के एग्जामिनेशन का टेंशन आपको लेना ही नहीं है, और बैच सिर्फ तभी ज्वाइन करना है जब आप कन्विंस्ड हो अपने एंड से एफर्ट्स देने के लिए। सफलता मेहनत मांगती है, हम हमारी साइड से 200% मेहनत करेंगे। यहाँ पर मैं रीजनिंग में आऊंगा, मैं रीजनिंग में एक भी ऐसी चीज नहीं छोड़ूंगा जो एग्जाम में आ सकती है, पर मैंने नहीं कहा, ऐसा होगा ही नहीं। एग्जाम के 2-4 कदम आगे जाके आपकी तैयारी होगी, ये सीना ठोक के बोल रहा हूं। एग्जाम का जो भी लेवल होगा उससे 2-4 कदम आगे ही तैयारी होगी, चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे क्लर्क, चाहे पीओ, कोई भी एग्जाम हो, 4 कदम आगे तैयारी होगी। जो लेवल एग्जाम में आता है उससे तो आगे का लेवल हम प्रैक्टिस करेंगे, सीना ठोक के कह रहा हूँ, ऑनलाइन कह रहा हूँ, है ना। बस आपकी अगर वो तैयारी है कि नहीं मैं कर लूंगा, जितने भी मेरे को एफर्ट डालना है वो मैं डाल दूंगा, पर मेरे लिए एक अच्छा भविष्य का निर्माण करने के लिए मेहनत लूंगा, ये अगर आपका तैयारी है तो बैच ज्वाइन करना, मजा आएगा, मजे के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके 2 चीजें हैं। आप बैच ज्वाइन करते वक्त या तो नॉर्मल बैच ज्वाइन कर सकते हो या फिर प्रो बैच ज्वाइन कर सकते हो। सेम रुद्र नॉर्मल वर्जन है और रुद्र प्रो वर्जन है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है अच्छे से समझ लेना। आप अगर रेगुलर रुद्र बैच ज्वाइन करते हो तो आपको जो मैंने बताया वो सारी चीजें मिलती है। क्या मिलता है, लाइव क्लासेस, क्लास के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलते हैं, चैप्टर वाइज डीपीपी क्विजेस भी मिलती है, मॉक टेस्ट मिलता है, 24 बाय डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म है, और मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, ये दोनों में मिलता है। रेगुलर में भी मिलता है, प्रो में भी मिलता है। प्रो में कुछ चीजें एडिशनल मिलती है, जिसमें से मेरी सबसे फेवरेट चीज है इनफाइनाइट प्रैक्टिस। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हमें प्रैक्टिस के लिए ढेर सारा कंटेंट चाहिए होता है, और ऐसा कंटेंट जो हमें सिलेक्शन दिलाए। क्योंकि यार एक कॉन्सेप्ट तो एक बार पढ़ लिया, अब उस कॉन्सेप्ट को परफेक्शन में लाना है ना सर, क्योंकि हमें 20 मिनट में उतने क्वेश्चन टैकल करने हैं। अब 20 मिनट में उतने क्वेश्चन टैकल तभी ना कर पाएंगे जब हमने प्रैक्टिस करी है। तो प्रैक्टिस के लिए ढेर सारा एग्जाम लेवल का कंटेंट आपको इनफाइनाइट प्रैक्टिस में मिलता है। ये मेरे हिसाब से दी बेस्ट फीचर है और वर्थ इट है। प्रो में जाना वर्थ इट है, तो प्रो आप ज्वाइन कर लो, दैट्स माय एडवाइस, अगर ज्वाइन कर रहे हो तो, है ना। उसके अलावा प्रो में क्या मिलता है आपको, उसके अलावा द्रोणा बुक सेट मिलता है,
आपको फिजिकल बुक मिलती है, हार्ड कॉपी, जैसा आपको बचपन से पढ़ने की आदत है किताब सामने, तो ऐसे आपको 6 बुक का सेट मिलता है। उसके बाद टेस्ट पास मिलता है, जिसमें 20 से ज़्यादा एग्जामिनेशंस कवर किए हुए हैं हमने, और 1000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट इसमें अवेलेबल है। खजाना मिलता है जिसमें 850 से ज़्यादा रिकॉर्डेड क्लासेस है, ओके, और मेंटरशिप सेशंस और इंटरव्यू बैचेस भी आपको इसमें मिल रहे हैं। तो ये आपको चीज़ें प्रो में मिल रही है। इसके अलावा बैंक एग्जाम प्रिपरेशन को लेकर कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, मैं या मेरी टीम उसका रिप्लाई ज़रूर करेगी। आगे 2026 में बैंकिंग एग्जाम्स की तैयारी करना ही चाहते हो, मन बना लिया है, तो सोर्स मैंने आपको बता दिया। अगर आपको समझ में आता है तो बिल्कुल बेआंख बंद करके, आपको अगर भरोसा है, आप मेहनत करने के लिए रेडी हो, मेरे को ये भरोसा है इस बैच में जो बताएंगे उससे बाहर किसी भी एग्जाम में कुछ नहीं जाएगा, किसी भी एग्जाम में नहीं, ये मेरे को भरोसा है ना यार। ऑल इंडिया रैंक 77 बैंकिंग सेक्टर की सबसे अच्छी एग्जामिनेशन में अपने बैच का स्टूडेंट है। यही सारी चीज़ें पढ़ के ऑल इंडिया रैंक 77 निकाला है। जो करने वाले हैं वो कर लेते हैं, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ ज्वाइन तभी करो जब आपकी तैयारी हो। हाँ, मज़ा आएगा। तो कोई भी डाउट हो कमेंट करके बताना, और टेलीग्राम चैनल में जुड़े रहना। बैंकिंग सर बैंकिंग वाला सचिन सर, या सचिन सर बैंकिंग वाला। That's it from my side in this session. Thank you, take care, and सबसे important, enjoy your time. Bye bye.